स्वागत है आप सभी का थिंकवर्स में। आज का इस लेक्चर से हम अपनी फुल स्टैक सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर का मेन टारगेट है कि हम अपना प्रोजेक्ट को अच्छे से सेटअप करेंगे। जो फ्रंट एंड के फ़ोल्डर होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, लेकिन जो बैक एंड के फ़ोल्डर होते हैं वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से आता है तो वो फ़ोल्डर से होता हुआ एक सीक्वेंस में ही जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर कंट्रोलर है तो उसमें केवल और केवल बिज़नेस लॉजिक ही लिखा जाएगा। उसमें हम राउटिंग का कंसेप्ट नहीं ऐड कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से समझेंगे और हम अपना एक सर्वर क्रिएट करेंगे। तो आज के लेक्चर का टास्क काफ़ी सिंपल है और ईज़ी है। तो ये है बैकएंड की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1। इसमें हम पहले कंसेप्ट को सीखेंगे अच्छे से। तो पहले हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे गिटहब पर, हम एक रिपोजिटरी बनाएंगे और उससे हम अपने लोकल मशीन में क्लोन करेंगे। फ्रंट एंड में ही बेसिक कवर कर दिए हैं, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि गिटहब का कमांड क्या होता है। इसके हम अपना एक नोड प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। देखिए, इससे क्या होता है। देखिए, -y का मतलब इतना होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यू अपने से ही ले लेता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, इन सभी पैकेज का आज नहीं तो कल हमें यूज़ तो करना ही है, तो वहाँ पर चल के हम इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो हम आज के ही लेक्चर में इन सबको इंस्टॉल कर लेंगे। साथ-साथ ही हम ये समझ लेंगे कि यूज़ कहाँ पे होता है। हम यूज़ समझ लेंगे और इसे इंस्टॉल करके रख लेंगे, ताकि जब भी हम इसे यूज़ करें आगे चल कर के तो हमें वहाँ पर इंस्टॉल ना करना पड़े। देखिए, यहाँ पर है npm install express। ये हमें सर्वर क्रिएट करने में, राउटिंग में यूज़ होता है। मोंगोडीबी से बात करने के लिए हमें एक मोंगूज़ है, ये हमें मोंगोडीबी से कनेक्ट कराने में मदद करता है। अगर हम मोंगोडीबी का यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूज़ पड़ता है। अगर हम माइस्क्यूएल का, पोस्टग्रेसक्यूएल का अगर यूज़ कर रहे हैं तो मोंगूज़ का यूज़ नहीं होता है। और डेव डिपेंडेंसी, देखिए डेव डिपेंडेंसी में हम नोडमोन यूज़ करेंगे। और देखिए, नोडमोन क्या होता है कि जब भी हम सेव करते हैं तो ये सर्वर को रीस्टार्ट करता है, ताकि हमें बार-बार सर्वर को स्टार्ट ना करना पड़े सेव करने के बाद। एनवायरमेंटल वेरिएबल, तो इसका जो फ़ोल्डर होता है हमें मेन डायरेक्टरी में लिखना होता है। एनवायरमेंटल वेरिएबल, ये क्या होता है, इसे हम npm install डॉट env से इंस्टॉल करते हैं। इसका यूज़ किस लिए होता है, जैसे कि हम अपना सीक्रेट की, जैसे ओपन एआई का एपीआई की हो गया और क्लाउडनरी का हो गया और मोंगोडीबी का हो गया, इन सब की जो एपीआई की होती है उसे हम एनवायरमेंटल वेरिएबल में रखते हैं। जब भी हम गिट पुश कर रहे होते हैं, ये गिटहब पर पुश नहीं होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर ये भी गिटहब पर पुश हो जाए, तो जो भी हम अपना जो सीक्रेट की है ओपनली मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें रखते हैं। बाई चांस अगर पुश भी कर दें, तो ये डाटा हमारा गिटहब पर पुश नहीं होता है, जिससे कि हमारे सीक्रेट की सिक्योर रह जाती है। अगर किसी और हम फ़ोल्डर में रख देते, तो ये गिट उसको पुश कर देता और वो जा कर के हमारा पब्लिकली अवेलेबल हो जाता और उसका कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। अगर आपका रिपॉजिटरी पब्लिक है तो उसे सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे हम डॉट env से इंस्टॉल करते हैं। कोर्स, इसका मेन यूज़ फ्रंट एंड से कनेक्शन को अलाउ करता है। ये अलाउ टू कनेक्शन विथ फ्रंट एंड, जैसे कि जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट भेजता है तो वो फ्रंट एंड से ही आता है। तो ये अलाउ करता है कि आप फ्रंट एंड से कनेक्ट कर सकते हैं। और आगे देखते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है बीक्रिप्ट। अगर मान लेते हैं कि अगर एडमिन है तो इसके पास सभी का डाटा एक्सेस है, जैसे कि ये मोंगोडीबी भी खोल सकता है। ये जो बीक्रिप्ट है, ये सिक्योरिटी देता है कि एडमिन भी कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर यूज़र ने अपना ईमेल डाला और पासवर्ड डाला, इसके पास तो पासवर्ड तो अच्छे से दिख रहा होगा। जैसे मोंगोडीबी में ये ईमेल क्या कहाँ पर जाकर सेव होता है, मोंगोडीबी में सेव होता है। तो एडमिन के पास ईमेल भी है, पासवर्ड भी है। चाहे तो ये एडमिन ईमेल और पासवर्ड लेकर के आपके अकाउंट से कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम बीक्रिप्ट का यूज़ करते हैं कि एडमिन भी कुछ भी नहीं कर सकता है। बीक्रिप्ट क्या करता है कि आपके पासवर्ड को हैशिंग कर देता है। जैसे कि एडमिन खुद नहीं समझ पाएगा कि यूज़र ने क्या एंटर किया था। जैसे हम पासवर्ड एंटर करते हैं और ये बीक्रिप्ट उसे क्या करता है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, हैशटैग @% इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है कि एडमिन को खुद नहीं समझ में आएगा कि यूज़र ने क्या इनपुट किया है। तो इससे हमारा सिक्योरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और जब भी फ्रंट एंड से डाटा आता है पासवर्ड का, तो जब हमें कंपेयर करना होता है, तो भी हम इसे बीक्रिप्ट करते हैं। बल्कि इसे हम अच्छे से नहीं करते हैं, बल्कि इसे ही हम बीक्रिप्ट करते हैं, ताकि ये भी इसी फॉर्मेट में हो जाए और जब भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तो इसी फॉर्मेट में करते हैं।
इसे वापस ओरिजिनल नहीं लाते हैं, बल्कि जो फ्रंट एंड से आया हुआ होता है उसे ही हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं JWT। ये जोसन वेब टोकन है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसे अच्छे समझेंगे क्योंकि इसमें टोकन यूज़ है, तो हम इसे पहले टोकन समझते हैं कि टोकन क्या होता है। क्योंकि जब तक हमें टोकन नहीं समझ में आएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये टोकन की जांच कैसे करता है। जैसे मान लेते हैं मूवी देखने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक टिकट मिलता है, एक टिकट मिलता है, जिसके बाद आपको एक्सेस मिल जाता है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास एक टिकट होता है, टिकट मतलब टोकन। तो हमारे पास एक टोकन होता है, जिसके बाद में हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लॉगिन हैं। इसका हमारे पास क्या प्रूफ है, तो हमारे पास एक टोकन होता है। टोकन को हम अच्छे से समझेंगे जब हम लॉगिन कंट्रोलर डिज़ाइन कर रहे होंगे। और टिकट का भी एक्सपायरी डेट होता है, कि अगर आपने टिकट आज लिया है तो कल मूवी देखने के लिए नहीं आ सकते हैं। आपने आज टिकट लिया तो केवल और केवल आज तक ही वैलिड रहेगा। तो यही JWT भी वेरीफाई करता है कि क्या टोकन एक्सपायर तो नहीं हो गया है, आपके पास टोकन है या कि नहीं है। तो ये JWT उसको वेरीफाई करता है। टोकन की क्या क्या जांच करता है, तो एक्सपायरी करता है। क्योंकि जनरली देखिए, अगर हम एक बार किसी वेबसाइट पर लॉगिन होते हैं तो वो कई दिनों तक हम लॉगिन रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसका एक्सपायरी डेट ख़त्म होता है तो हमें फिर से अपना यूज़र आईडी, ईमेल, पासवर्ड डालना होता है, तब जाकर के हमें लॉगिन का एक्सेस मिलता है। तो ये टोकन का एक्सपायरी डेट होता है, जैसे किसी का 24 घंटे होता है, किसी का 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन भी हो। ये जो टोकन का एक्सपायरी डेट होता है, जैसे ही टोकन एक्सपायर होता है आप पुनः आपको लॉगिन करना होता है। अच्छे समझेंगे जब हम लॉगिन कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए अब हम प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ नीचे। कि अगर आपको कुछ टर्म्स कम समझ में आए, क्योंकि ये स्टार्टिंग लेक्चर है, हो सकता है कि कुछ टर्म्स कम समझ में आए कि ये JWT क्या होता है, mongoose क्या होता है। तो आपको ये नहीं लोड लेना है कि अरे पहला लेक्चर में ही नहीं समझ में आ रहा है तो आगे कैसे समझ में आएगा। ऐसा थोड़ी है कि mongoose आज ही ख़त्म हो गया है, अभी तो ये स्टार्ट है। हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हमें लास्ट लेक्चर तक चलना है, क्योंकि हो सकता है कि इस लेक्चर का कुछ कंसेप्ट अगले लेक्चर में कवर हो। आगे हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट सेटअप में हम क्या-क्या करेंगे, एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे गिटहब पर, अपना एक रिपॉज़िटरी बनाएँगे और उसे अपने लोकल मशीन पे क्लोन करेंगे। क्लोन करने के बाद हम अपने पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, और पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद हम अपना फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। इन सब का जो रोल होगा, जैसे कंट्रोलर्स, राउट, मिडलवेयर, इन सब का क्या रोल होता है बैकएंड में। फिर हम चलेंगे एक अपना सर्वर क्रिएट करेंगे। तो चलिए पहले अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। चलते हैं अपना हम गिटहब ओपन करते हैं, और हम यहाँ पे एक नई रिपोजिटरी इनिशियलाइज़ करेंगे। तो न्यू रिपोजिटरी, यहाँ पर हम देंगे फुल स्टैक बैकएंड देंगे इस बार, क्योंकि ये बैकएंड है हमारा, तो इसे पब्लिक ही रहने देते हैं। और ऐड रीडमी फाइल, तो रीडमी को ऑफ कर देते हैं और क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करते हैं। तो ये रिपोजिटरी इनिशियलाइज़ हो चुकी है। अब इसे हम लिंक को कॉपी करते हैं, HTTPS को, और चलते हैं अपना VS कोड ओपन करते हैं। यहाँ पर हम अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं और फिर कमांड को रन करते हैं। अगर आपके पास गिटहब नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मैन्युअली जा कर के यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने गिट बैश को ओपन करते हैं, यहाँ पर हम गिट क्लोन कमांड को रन करते हैं, क्लोन, और हम जो भी लिंक वहाँ से कॉपी किए हैं यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और रन कर देंगे। क्लोनिंग स्टार्ट हो गई है, थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी हमारा रिपोजिटरी क्लोन हो चुकी है, और देखते हैं कि अभी हमारा क्लोन हुआ है कि नहीं। तो ओपन फोल्डर पर क्लिक करते हैं, फुल स्टैक बैकएंड दिख रहा है कहीं पे, फुल स्टैक बैकएंड YT, हाँ यहाँ पे है। इसे हम ओपन करते हैं, और ओपन होने में टाइम लग रहा है, और तो ओपन हो चुका है। देखिए ये हमारा है रिपोजिटरी फोल्डर, और इसमें हम अपना कमांड रन करेंगे। यस, और हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर हम अपना पहला कमांड रन करेंगे git init y, सॉरी, npm init y, npm init। इससे क्या होगा,
सारे के सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यू को और हमें मैनुअली देना नहीं पड़ेगा। इसे हम रन करते हैं npm init y। तो हमारा ये पैकेज डॉट जेसन तैयार हो चुका है main.js। तो अभी अच्छे से हो गया है। अब हम दूसरा कमांड रन करते हैं। तो दूसरा कमांड है हमारा npm install express। npm install express इसे इंस्टॉल करते हैं। ओ इंस्टॉल लिख दिए हैं, वो थोड़ा सा एरर आ गया। npm install अभी सही है। अभी एक्सप्रेस भी इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर नोड पैकेज मैनेजर आएगा, जो कि पूरे के पूरा एक फ़ोल्डर लिस्ट होता है। तो इसे इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी। देखिए नोड मॉड्यूल हमारे पास आ चुका है। सभी के सभी पैकेज डिपेंडेंसी को वन बाय वन इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना npm mongoose इंस्टॉल करते हैं। mongoose npm mongoose अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। और देखिए जितने भी हम पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं वो यहाँ पर हमारा आते जा रहा है। जैसे अभी हमने इंस्टॉल किया एक्सप्रेस को, तो एक्सप्रेस आ गया। अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं mongoose को, तो mongoose भी देखिए आ गया है। और अगला हम इंस्टॉल करते हैं bcrypt को। npm install bcrypt और bcrypt js इंस्टॉल करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ये इससे बेनिफिट होता है। तो bcrypt js ही हम इंस्टॉल करते हैं। अभी हमारा bcrypt भी इंस्टॉल हो चुका है। jwt को इंस्टॉल करते हैं। npm install json web token ये हमारे पासवर्ड को हैशिंग करता है। अभी ये भी पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इंस्टॉल करते हैं कोर्स को। npm install कोर्स ये क्या करता है, ये हमारा फ्रंट एंड से कनेक्शन को अलाउ करता है। देखिए जितना भी हम इंस्टॉल करते जा रहे हैं ये हमारा ऊपर आते जा रहा है डिपेंडेंसीज। npm install डॉट env और ये भी इंस्टॉल हो चुका है। चलिए अब हम अपना फोल्डर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अपना फोल्डर क्रिएट करते हैं पब्लिक का। स्टार्ट करते हैं पब्लिक। पब्लिक हो गया और एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं src का। src क्या है इसे हम अच्छे से समझेंगे। अभी हमारा मेन टारगेट है कि हम सभी फ़ोल्डर को क्रिएट कर लें। अब फ़ोल्डर हम क्रिएट करेंगे src। देखिए src का मतलब होता है कि कोड सोर्स। जितने भी सारे कोड सोर्स लिखे होते हैं वो src में ही लिखे होते हैं। अभी हमारा मेन टारगेट है कि फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, आगे चलकर समझेंगे हम। कंट्रोलर्स हमें src में ही सभी फ़ोल्डर को क्रिएट करना है। दूसरा फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं राउट्स मिडलवेयर और ये राउट src में ना हो करके इसे हम डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये कंट्रोलर में ही बन चुका है। अब फ़ोल्डर बनाते हैं राउट्स का और एक और फ़ोल्डर बनाते हैं कॉन्फ़िग का। हम इसे अच्छे से समझेंगे कि इनका क्या वर्क है। अभी हम इसे केवल केवल फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं कॉन्फ़िग और एक फ़ोल्डर और क्रिएट करते हैं हम यूटिल्स का। यूटिल्स और एक हम फाइल क्रिएट करते हैं इसमें और फाइल का नाम देते हैं हम index.js। देखिए हम बताते हैं क्यों हम दे रहे हैं इसको index.js। पैकेज डॉट जेसन में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नेम है फुल स्टैक बैकएंड वाई, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है ये है। वर्जन ये रहा, डिस्क्रिप्शन अभी नल है। लेकिन जो मेन है, मेन देखिए क्या है हमारे पास index.js। तो जब भी हमारा सर्वर स्टार्ट होगा तो index.js फाइल से ही होगा। तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। देखिए यहाँ पर हमें सजेशन भी आ रहा है कि स्टार्ट करने के लिए हम देखिए जब भी हमारा सर्वर इसको स्टार्ट करना हो तो हम नोड इंडेक्स जेएस लिखेंगे और हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हम सेव करते हैं। जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक जब भी हमें सर्वर को स्टार्ट करना होगा हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम npm run dev भी लिख सकते हैं। कुछ भी करें ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम पहले इन फ़ोल्डर के बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि ये फ़ोल्डर क्या होते हैं और इनका क्या वर्क होता है और इसमें कौन सा लॉजिक लिखे जाते हैं। फिर हम आएंगे और हम अपना सर्वर क्रिएट करेंगे।
चलिए हम समझते हैं फ़ोल्डर को डिटेल में। देखिए, हर फ़ोल्डर का अपना स्पेसिफ़िक वर्क होता है और हम उन्हीं वर्क को समझने वाले हैं कि अगर वो पब्लिक फ़ोल्डर है तो इसका बैकएंड में क्या यूज़ होता है। देखिए, मेनली इसका यूज़ होता है स्टैटिक डाटा को रखने में। जैसे अगर क्लाइंट फ्रंट एंड से अगर अवतार इमेज यूज़र अपना अपलोड करता है, तो आकर के इसी फ़ोल्डर में पहले वो सेव होता है टेम्परेरीली, उसके बाद वो क्लाउडनरी पे जाता है। जब हम अपलोड कर लेते हैं, तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं, वरना सर्वर पर लोड बढ़ जाएगा और हमारा सर्वर स्लो चलने लगेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये केवल केवल टेम्परेरी फ़ाइल को रखता है और फिर यहाँ से हम कहीं और पे ले जा कर के सेव कर देते हैं, फिर यहाँ से फ़ाइल वो डिलीट हो जाती है। बस इसका इतना ही रोल है। देखिए, एसआरसी हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया, इसमें पूरे एप्लीकेशन का जितना भी हम एप्लीकेशन पूरा डिज़ाइन करते हैं, उन सभी का इसमें लॉजिक होता है, लॉजिकल कोड होता है। अब देखते हैं हम कंट्रोलर्स। कंट्रोलर देखिए, कुछ-कुछ तो नाम से ही पता चल रहा होता है कि कंट्रोलर, तो पूरे के पूरे जो लॉजिक को कंट्रोल करता है, वो कंट्रोलर होता है। और यहाँ पर हम मेनली एपीआई डिज़ाइन कर रहे होते हैं। एपीआई डिज़ाइन मतलब अगर कोई हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो हमें कुछ-कुछ रिस्पॉन्स देता है, तो वही एपीआई होती है। मेन लॉजिकल पार्ट यहीं पर होता है, जो बिज़नेस लॉजिक लिखी जाती है कि अगर यूज़र कोई लॉगिन करता है, तो वो लॉगिन हो जाए। अगर कोई यूज़र साइन अप करता है, तो उसका डाटा कहाँ पर आता है? तो वो कंट्रोलर में आता है डाटा। और ये कंट्रोलर क्या करता है कि डेटाबेस से बात करता है। मतलब अगर कोई साइन अप के लिए डाटा कोई भेजा है, तो यहाँ से डाटा ले जाकर के बैकएंड में सेव करता है। अगर कोई लॉगिन किया हुआ है, तो उसका डाटा बैकएंड से लाता है, फिर मैच करता है, सही है, तो लॉगिन मान लेता है। अगर डाटा गलत है, तो भेज देता है कि भाई तुम्हारा पासवर्ड गलत है और तुम लॉगिन नहीं हो सकते हो। तो ये एक मेन जो लॉजिक लिखा जाता है, वो कंट्रोलर में ही लिखा जाता है। यहाँ पर ये दूसरा लॉजिक लिया है कि अगर कोई सेलर, क्योंकि सेलर ही होगा जो अपना प्रोडक्ट डिलीट करेगा, क्योंकि उसी को ही अथॉरिटी होती है कि अपना प्रोडक्ट को डिलीट कर सके। जैसे ही अपना डिलीट प्रोडक्ट करता है, तो रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से आता है, तो वो कंट्रोलर के पास आता है और डाटाबेस में से जो ये सेलर का प्रोडक्ट रहता है, उन सभी डाटा को वहाँ से डिलीट कर देता है। मॉडल्स क्या होता है? मॉडल डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या? एक डाटाबेस का ये ब्लूप्रिंट होता है। अगर आप इसे समझ गए तो डाटाबेस कुछ भी नहीं है। डाटाबेस केवल एक रखने का एक ऐसा समझ लीजिए कि एक डिब्बा है। वहीं पर ले जाकर के इस मॉडल्स को हम वहीं पर रख देते हैं। कि हम यहाँ समझते हैं अच्छे से कि हमारे जब हम कॉलेज में जाते हैं, फिज़िकल रिपोर्टिंग जो भी कहीं पर भी जाते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्म मिलता है। तो नेम, यहाँ पर खाली स्पेस छोड़ दिया जाता है कि आप अपना वहाँ पर नाम लिखिए। तो जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है वो मॉडल्स करता है। मॉडल्स बेसिकली एक फॉर्म क्रिएट करता है ताकि हम जब यहाँ पर यूज़र से डाटा लाएँ तो यहीं पर फिल कर सकें। क्योंकि देखिए, अगर ये कागज़ का रहता तो हम इसी फाइल को ले जाकर के यहाँ पर रख देते कंप्लीटली। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल क्या है, डाटा आता है और यहाँ पर ये जाकर के सेव होता है। क्योंकि देखिए, जब तक स्ट्रक्चर हमारे पास डिफाइन नहीं रहेगा, तब तक हम जो भी यूज़र साइन अप करके जो डाटा ला रहा है, उसे हम कैसे रखेंगे? अगर कोई प्रोडक्ट ऐड किया, फ्रंट एंड से जो भी डाटा आया है, उसे हम स्टोर कैसे करेंगे? तो उन सभी को डिसाइड करता है हमारा मॉडल्स, जो डेटाबेस में किस स्ट्रक्चर में वो कलेक्ट होकर के रखा जाएगा। तो वो डिज़ाइन करता है हमारा मॉडल्स। और अब आगे चलते हैं हम राउट्स में। देखिए, राउट्स का मेन रोल यही होता है कि ट्रैफ़िक पुलिस की तरह होता है। जैसे प ट्रैफ़िक पुलिस क्या करती है कि अगर आप इस रूट पे अगर चले गए हैं, तो जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगी, वो उधर आपको भेज देगा। आप ये आप डिसाइड किए हैं कि आप इस रूट से गए हैं, ये तो पहले से ही यहाँ पर खड़ा है। और अगर आप इस रूट से गए हैं, तो इधर का ग्रीन सिग्नल होते ही आपको इधर जाना ही पड़ेगा, आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तो पहले से ही खड़ा है भेजने के लिए इधर। अगर वो तो आपने डिसाइड किया कि आपको इस रास्ते से जाना है आपको या इस रास्ते से जाना है। तो राउट का भी यही कंसेप्ट है कि आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस रास्ते से जाना है। अगर आप उस रास्ते पर आ गए हैं, तो ये एक राउट का काम होता है कि इसे आगे भेज देना। जैसे कि आप अगर इस राउट के पाथ पर आ गए हैं, जैसे राउट राउट क्या करता है कि एक पाथ डिफाइन करता है। जैसे गेट यूज़र प्रोफाइल, जैसे स्लैश गेट यूज़र प्रोफाइल पे अगर आप आ गए हैं, तो ये राउट का काम होता है कि इसे आपको आगे भेजना। बस राउट का कंसेप्ट इतना ही होता है। अब आगे वाले का काम क्या होगा कि आपको क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वो आगे वाला जाने। राउट बस इतना ही जानता है कि अगर आप इस रास्ते पर चले आए हैं, तो आपको आगे भेजना है, बस। देखिए, ये डिसाइड करता है कि कौन-सा यूआरएल पाथ किस कंट्रोलर को कॉल करेगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी पाथ पर चले आए हैं
अगर ये आगे भेज रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आगे कहीं न कहीं कुछ कंट्रोलर होंगे, कुछ मिडलवेयर होगा। इस पाथ पर आने से कौन-सा कंट्रोलर कॉल होगा, तो यहाँ पर कंट्रोलर्स लिखे होते हैं आगे, ताकि जब इस पाथ पर आएँ तो आप इस कंट्रोलर तक पहुँच पाएँ। समझते हैं मिडलवेयर क्या होता है? मिडलवेयर क्या होता है कि जैसे आप किसी राउट पर चले आए, तो ये आगे भेजता है तो मिडलवेयर यहीं होता है। ये क्या करता है कि ये चेक करता है, सिक्योरिटी चेक करता है। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं बाइक से, तो ये चेक करता है कि क्या आपके पास हेलमेट है? हाँ है। आपके पास लाइसेंस है? नहीं है, वापस जाइए। मतलब आप वापस जाने का मतलब है कि यहाँ पर ये चालान काट देता है, लेकिन यहाँ यहाँ मिडलवेयर का कंसेप्ट ये है कि आपको वापस भेज देता है कि आपके पास ये नहीं है तो आप वापस जाइए। तो ये चेक करता है और मिडलवेयर का बस केवल एक ही पर्पस होता है कि सिक्योरिटी इम्प्रूव करता है बस। सिक्योरिटी बढ़ा देता है कि जैसे कि यहाँ पर आपको सिक्योरिटी बढ़ गई, तो आप बिना हेलमेट के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो जब हम मिडलवेयर डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पर हम सिक्योरिटी इम्प्रूव करते हैं और सिक्योरिटी क्या करता है, ये चेक करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा लॉगिन के लिए हम जा रहे हैं यहाँ से, लॉगिन के लिए हम डाटा भेज दिए कि जाओ भाई तुम लॉगिन हो जाओ। तो हमने क्या किया है कि पासवर्ड तो भेजा ही नहीं है। हमने क्या किया, ईमेल डाल करके भेज दिया कि जाओ तुम अब लॉगिन हो जाओ। तो यहाँ पर ये चेक करता है कि भाई तुम्हारे पास पासवर्ड है? ये बोलता है नहीं, तो बोलता है तुम वापस जाओ भाई, अभी ये तुम अलाउ नहीं हो आगे जाने के लिए। और ये बोलता है ईमेल है? हाँ है। तो ये बोलता है कि ईमेल से काम नहीं चलेगा, हमारे पास तुम्हारे पास दोनों होने चाहिए, पासवर्ड भी होना चाहिए और ईमेल भी होना चाहिए। तो ये केवल और केवल चेक करता है। अगर तुम्हारे पास पूरी तरीके से सही है, तुम्हारे पास ईमेल भी है और पासवर्ड भी है, तो बोलता है तुम अब आगे जाओ। तो जैसे ही ये राउट क्या किया, राउट आगे भेजा तो मिडलवेयर मिल गया। अब मिडलवेयर आगे भेजता है तो तुमको कंट्रोलर मिल जाता है और जब कंट्रोलर मिल गया, यहाँ पर तुम वहाँ पहुँच गए जहाँ पर ये लॉजिक लिखा हुआ है। और जब जहाँ पर लॉजिक लिखा हुआ है तो यहाँ से आपको रिक्वेस्ट किए हैं तो आपको रिस्पांस आसानी से मिल जाएगा। इसे हम और समझेंगे क्योंकि अभी नीचे हम मैप बनाए हुए हैं, तो मैप से और आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करता है तो कंट्रोलर के पास पहुँचने से पहले ये बीच में ही पड़ जाता है। और यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िग फ़ोल्डर मेनली यूज़ होता है हमारा एनवायरमेंटल वेरिएबल के लिए और डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए। देखिए छोटे कोड होते हैं, कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो मेनली इसका यूज़ किया जाता है डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए। तो हम यहीं पे डाटाबेस कनेक्ट करेंगे कॉन्फ़िग फ़ोल्डर में और एनवायरमेंटल सेटअप करने के लिए। जैसे जब आपको ओटीपी वेरिफ़िकेशन ऐड करना होगा, तो जैसे हम ट्विलियो को ऐड करते हैं, तो इसका जो एपीआई की है आकर के हम कॉन्फ़िग फ़ोल्डर में ही डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो मेनली इसका यूज़ तभी किया जाता है। और देखिए 2 टाइप्स के फ़ोल्डर इंडेक्स.जेएस हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया है। ऐप.जेएस हम आने वाले लेक्चर में क्रिएट करेंगे। देखिए इंडेक्स.जेएस में हम मेनली सर्वर क्रिएट करते हैं क्योंकि आज का हमारा टास्क है सर्वर क्रिएट करना, तो इसलिए हम इसे डिज़ाइन कर लिए हैं। जब हम कंट्रोलर्स डिज़ाइन करेंगे, जब हम राउट डिज़ाइन करेंगे, तब हम जाकर के ऐप.जेएस की फ़ाइल बना रहे होंगे। ऐप.जेएस और इंडेक्स.जेएस में क्या डिफ़रेंस है कि यहाँ पर हम पूरे सर्वर को कॉन्फ़िग करता है ये। जब भी रिक्वेस्ट आता है तो ये थोड़ा-सा अच्छा है अगर आपको ये समझ में आ गया, आधी चीज़ें बैकएंड की क्लियर होने लगती हैं कि क्या है। बैकएंड मेनली रिक्वेस्ट का एक पाथ होता है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी ज़्यादा डिटेल में समझे हैं। बस आज हम फ़ोल्डर का जो सीक्वेंस है, उसे समझते हैं। देखिए, जो हमारा सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, हमारा इंडेक्स.जेएस में आता है वो रिक्वेस्ट और ये आगे भेजता है ऐप.जेएस में। क्योंकि देखिए, सर्वर तो क्रिएट यहीं पे हुआ है, तो जब रिक्वेस्ट कोई आएगा तो हमारा इंडेक्स.जेएस में ही आएगा क्योंकि सर्वर तो यहीं पर क्रिएट हुआ है। और ये आगे भेजता है, राउट डिफाइन करता है कि किस राउट में आपका रिक्वेस्ट जाएगा। ये आगे भेजता है राउट में। राउट अब चेक करता है कि आपका कौन सा राउट मैच करता है। अगर कोई भी राउट मैच नहीं किया, क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट भेजा है वो एक पाथ पे भेजता है रिक्वेस्ट, क्योंकि बिना पाथ के आपका रिक्वेस्ट बैकेंड तक आएगा ही नहीं। अगर आपका राउट मैच किया, तो ये आगे भेज देगा, अगर राउट मैच नहीं किया तो यहीं से वापस भेज देगा। कंट्रोलर्स और राउटिंग के बीच में जो बीच में आ जाता है वो मिडलवेयर होता है और इसे सिक्योरिटी के लिए लाया जाता है। तो मिडलवेयर क्या करता है, फिर आगे भेज देता है, तो आगे मिलता है हमारे पास कंट्रोलर। इसी में सभी बिज़नेस लॉजिक लिखे होते हैं। आपको रिस्पॉन्स देने के लिए, क्योंकि कंट्रोलर्स के पास कुछ तो है नहीं, सब कुछ तो हमारे पास डाटाबेस में है। रिस्पॉन्स देने के लिए डाटाबेस से कनेक्ट करता है। देखिए कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मॉडल होते हैं और ये मॉडल से कनेक्ट करता है और मॉडल फिर डाटाबेस, क्योंकि मॉडल डाटाबेस में ही होते हैं, तो ये डाटाबेस से कनेक्ट करता है। अगर मान लेते हैं कि यूज़र ने तो फेच यूज़र प्रोफाइल यहाँ गया,
फिर यहाँ से होते हुए मिडलवेयर से होते हुए कंट्रोलर में आता है। अब कंट्रोलर के पास तो यूज़र का प्रोफाइल है नहीं, क्योंकि यूज़र का प्रोफाइल तो डेटाबेस में है। तो कंट्रोलर क्या करेगा, डेटाबेस से कनेक्ट करेगा और यहाँ से इसका यूज़र प्रोफाइल फेच करेगा। मतलब कि वो वापस मांगेगा कि भाई यूज़र का प्रोफाइल है, वापस लाओ। तो ये डेटाबेस क्या करेगा, इसको दे देगा और यहाँ से ये रिस्पॉन्स में क्लाइंट को फिर कंट्रोलर रिस्पॉन्स करता है। तो सीधा जाकर के यूआई में जहाँ पर हम रिक्वेस्ट किए रहते हैं वहाँ पर डाटा शो होने लगता है। इसे अगले लेक्चर में और भी डिटेल में हमने समझा है कि क्लाइंट किस प्रकार से रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि इसी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे समझ गए तो हम जब राउट फ़ोल्डर डिज़ाइन करेंगे तो आपको पता होगा कि अगला अगर मिडलवेयर भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिडलवेयर का काम ही होता है बीच में आना। तो जब हम कोड लिख रहे होंगे तो आपको आसानी से पता होगा कि index.js बन चुका है, तो अगला जो रिक्वेस्ट होगा हमारा app.js में ही जाएगा। तो जब हम index.js के को डिज़ाइन करने के बाद जब हम app.js में जाकर के डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो आपको माइंड में क्लियर होगा कि रिक्वेस्ट यहाँ तक हमारा हैंडल हो चुका है, तो अगली बार इसके लिए हम राउट बनाएँगे। फिर आपको दिमाग में आएगा कि राउट बन चुका है, तो आगे या फिर कंट्रोलर के पास सीधा रिक्वेस्ट चली जाएगी, या फिर अगर कोई बीच में मिडलवेयर आ जाता है तो वहाँ पर चला जाएगा रिक्वेस्ट हमारा। तो आपको एकदम पाथ एकदम क्लियर होगा कि एक रिक्वेस्ट को हम हैंडल किस तरीके से किस किस फोल्डर में कर रहे होते हैं, कि app.js से ये राउट में गया, राउट से फिर मिडलवेयर में जाएगा रिक्वेस्ट, फिर रिक्वेस्ट को हम जो फाइनली हम डिज़ाइन कर रहे होंगे वो कंट्रोलर डिज़ाइन कर रहे होंगे। आगे चलते हैं, हम सर्वर क्रिएट करेंगे। सर्वर का एक छोटा सा कोड होता है, तो सर्वर क्रिएट करने से पहले हम उसका एक सूडो कोड अगर देख लेते हैं। सर्वर अगर आपने पहले क्रिएट कर रखा है तो ये बहुत सिंपल कोड है। देखिए डॉट देन और कैच का, इसी का मेन थोड़ा सा यूज़ है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। जब आप को जब एरर हैंडलिंग जब पढ़ते हैं उसमें यूज़ होता है। हम चाहें तो नॉर्मली भी हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारा सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ, कोई एरर आ गया, तो एरर कैसे हैंडल होगा, तो वो कैच में चला आता है, कैच पार्ट में। तो हम क्या किए हैं, कंसोल डॉट एरर कर दिए हैं, कि वो एरर हमें दिख जाएगा कि हमारा एरर कौन सा है। चलिए अब इसे हम वीएस कोड में कोड करते हैं। अब हम यहाँ पर अपना एक सर्वर क्रिएट करेंगे। सर्वर क्रिएट करने से पहले हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि सर्वर जो क्रिएट करता है वो एक्सप्रेस ही करता है। इंपोर्ट एक्सप्रेस, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। और हेलो वर्ल्ड, तो ये सजेशन ठीक दे रहा है, इसे हम समझ लेते हैं अभी। देखिए ये जो इंपोर्ट एक्सप्रेस है, ये इंपोर्ट करने का एक बेसिक सिंटैक्स है जो हमने फ्रंट एंड में अच्छे से समझा है, और एक्सप्रेस को असाइन कर दिया है ऐप को। क्योंकि देखिए हम हर बार एक्सप्रेस को लिखें, इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर ऐप लिखेंगे। और ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। और देखिए यहाँ पर सर्वर जो क्रिएट करने का बेसिक सिंटैक्स है, यहाँ पर हम सर्वर रनिंग पोर्ट ऑन, तो यहाँ पर हम HTTP भी दे देते हैं ताकि हमारा अच्छे से ये रन होता रहे। बैकटिक में लिख देते हैं। और ये सजेशन भी आ रहा है HTTP लोकल होस्ट 3000 पे रन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया, एक्सप्रेस है उसको हमने ऐप में असाइन कर दिया। और ऐप डॉट गेट, अभी ये गेट थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, इसे हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये HTTP का मेथड है एक। तो यहाँ पर हम इसे सेव करते हैं और हम सर्वर को रन करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा सर्वर रन हो रहा है कि नहीं। npm स्टार्ट, अननोन कमांड स्टार्ट्स, देखते हैं कि कौन सा कमांड ऐड हुआ है। तो स्टार्ट्स नहीं बल्कि हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा ये क्या है, कौन सा एरर आ रहा है, कुछ एरर आया। कौन सा एरर आया है, मॉड्यूल नॉट फाइंड। ये जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, तो ये इंपोर्ट फंक्शन हमारा तभी काम करता है जब हमारे पास टाइप मॉड्यूल हमारा डिफाइन हो। तो यहाँ पर चलते हैं, हम टाइप मॉड्यूल डिफाइन करते हैं। टाइप, अगर हम टाइप मॉड्यूल डिफाइन कर देते हैं तो हमारा जो ये इंपोर्ट है इस तरीके से ये वर्क करने लगता है। अदरवाइज़ अगर हम टाइप मॉड्यूल नहीं डिफाइन करते हैं तो हमें रिक्वायर करना पड़ेगा, हम वहाँ पर इंपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हमने टाइप मॉड्यूल लिखा तो हम अभी अच्छे से हम इंपोर्ट का भी यूज़ कर पाएंगे। हम फिर से अपना सर्वर रन करते हैं, सर्वर स्टार्ट। अभी भी ये मॉड्यूल नॉट फाइंड लिख रहा है, तो अब देखते हैं कि क्या दिक्कत है। तो फाइनली हमें एरर मिल चुका है कि एरर हमें कहाँ से आ रहा था। नया लाइन जो हमने ऐड किया है वो ये है, हमने इस लाइन को ऐड किया है अभी जो एरर आने के बाद। यहाँ पर हमें नया लाइन ऐड करना होगा डेव, ताकि हम npm रन डेव कर सकें। अभी हमारा सर्वर अच्छे से रन हो पाएगा। तो चलिए हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। इस बार हमको कमांड देना होगा npm रन डेव।
तो हमारा सर्वर अच्छे से, देखिए हमारा सर्वर रन होने लगा लोकल होस्ट 3000 पे। देखिए बैकएंड का अपना खुद का कोई यूआई नहीं होता है। हम चलते हैं, हम एक गेट, हम रिस्पॉन्स इससे गेट करते हैं, ऐप डॉट गेट। देखिए सजेशन भी आ रहा है। इस पाथ पे आने पे ये हमारा फंक्शन रन हो जाएगा और हमें क्या सेंड करेगा, हेलो वर्ल्ड। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या इस पाथ पे आने पर हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है कि नहीं। और देखिए हमने नोडमोन इंस्टॉल कर रखा है, जितनी बार हम इसको सेव करते हैं उतनी बार हमारा सर्वर फिर से रिस्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आने लगा और इस स्लैश पाथ पे है। चलिए हम पाथ को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर हमने पाथ चेंज किया और हम सेव करते हैं इसे, हमारा सर्वर फिर से स्टार्ट हुआ। देखिए अब यहाँ पे हम जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आना बंद हो जाएगा और हम चलते हैं पाथ को चेंज करते हैं, स्लैश www, और हमने एंटर किया। देखिए अब ये हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिख दें और वो उसी पाथ पर सेंड करेगा। जैसे हम कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं और हम सेव करते हैं इसे, ये हमको रिफ्रेश करना होगा और देखिए वो पूरा का पूरा आने लगा जो हमने यहाँ पर लिखा था। तो अब आज का लेक्चर का हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।